आदाब। प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। आज का प्रोग्राम भी हम मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कलकत्ते से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। बंगाल गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के उन दो इलाक़ों या ख़ित्तों या आप कह लें सूबों में से एक है जो तक़सीम से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। मेरी मुराद इसके अलावा पंजाब से है। पंजाब भी तक़सीम हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और बंगाल का सूबा जो था वो भी तक़सीम हुआ, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान वजूद में आया। फिर ख़ुद पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा और बांग्लादेश वजूद में आया। चुनाचे 15 अगस्त 1947 से पहले जो बर्रे सग़ीर था वो अब 3 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। पाकिस्तान का क़याम जिस नज़रिए की बुनियाद पर अमल में आया था, जिसको दो कौमी नज़रिया कहते हैं, उसकी बुनियाद ये थी कि हिंदुस्तान में चूँकि मुसलमान अक़लियत में हैं, इसलिए उनको अक्सरियत से उनके हुकूक़ मिलने की तवक्को नहीं है, चुनाचे उनका एक अलग मुल्क होना चाहिए। इस नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान कायम हुआ था। लेकिन अगर हम अब गौर करें और नज़र डालें तो पता चलता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की तादाद है वो ख़ुद मौजूदा पाकिस्तान की जो मजमूई आबादी है उससे ज़्यादा है, और ख़ुद बांग्लादेश पर अगर नज़र डालें तो इतने ही मुसलमान जितने हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान के हैं, इतने ही मुसलमान बांग्लादेश के अंदर हैं, या बांग्लादेश की आबादी जो है तकरीबन उतनी ही है। तो चुनाचे मुसलमान आज भी अक़लियत के अंदर हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ हैं। पंजाब में तो ये हुआ कि पंजाब तक़सीम हुआ, बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी हुई। पंजाब के उस हिस्से से जो हिंदुस्तान के पास रहा, मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तानी पंजाब में चले गए। लेकिन बंगाल में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद बंगाल में रही, मगरबी बंगाल में। और अब सूरत हाल ये है कि अगर आबादी में जो तनासुब है उसकी फ़ीसद के लिहाज से देखा जाए तो आसाम के बाद मगरबी बंगाल एक ऐसी रियासत है जहाँ मुसलमानों का जो आबादी में तनासुब है, शरह आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। सरकारी एतबार से कहते हैं 28%, गैर सरकारी जो तखमीन हैं उनके हिसाब से कहा जाता है कि 32%। 17 ज़िले हैं, 17 ज़िलों में कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ मुसलमानों की काबिल लिहाज तादाद मौजूद ना हो। इस प्रोग्राम में जब भी हम मुसलमानों के मसाइल पर बात करते हैं तो अक्सर गुफ्तगू का रुख तक़सीम की तरफ मुड़ जाता है, और आम तौर के ऊपर बहुत से मसाइल की जड़ें तक़सीम में पैवस्त देखी जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे या सवाल पर गौर करेंगे कि बर्रे सग़ीर की तक़सीम का हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासी, समाजी, तालीमी, इक़्तिसादी ज़िंदगी पर क्या असर मुरत्तब हुआ। इस सवाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं उनमें हमारे पहले मेहमान सईद हसन ख़ान साहब हैं। सईद हसन ख़ान साहब एक आज़ाद सहाफ़ी हैं, सियासी मुबस्सिर हैं, तारीख़ दां हैं, और बर्रे सग़ीर की तक़सीम की जो ख़ास तौर पर तारीख़ है उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। हमारे दूसरे मेहमान प्रोफेसर सलमान खुर्शीद साहब हैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में तारीख़ के उस्ताद हैं और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हमारे तीसरे मेहमान बिस्वजीत राय साहब हैं जो सहाफ़ी हैं और कलकत्ते से जो बहुत अहम और अखबार शाया होता है जिसकी बड़ी बहुत पुरानी तारीख़ है और बहुत हिंदुस्तान के अहम अंग्रेज़ी रोज़नामों में तस्वुर किया जाता है, स्टेट्समैन, उसके साथ वाबस्ता हैं। हमारे चौथे मेहमान निसार वारिस साहब हैं। निसार वारिस साहब जो मगरबी बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, एक समाजी कारकुन हैं और खिलाफत कमेटी के नायब सदर भी हैं। हमारे अगले मेहमान, पाँचवें मेहमान परवेज़ अंजुम साहब हैं जो एक समाजी कारकुन हैं और बहुत सारे तालीमी
और जो समाजी इदारे हैं या तंजीमें हैं उनके साथ वाबस्ता हैं। और आखिरी मेहमान अबू सुफियान साहब हैं जो CPM के MLA हैं कलकत्ता से। इसके अलावा जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें MIC के रुकन भी हैं। मैं आप तमाम हजरात का और जो हमारे यहाँ ऑडियंस मौजूद है उन सब का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। सईद हसन खान साहब, अक्सर जब इस मुल्क में मुसलमानों के मसाइल पर बात होती है, उनकी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू होती है, तो आम तौर के ऊपर जो बात का रुख है फ़ौरन बहुत जल्दी वो तक़सीम की तरफ मुड़ जाता है और कहा जाता है कि तक़सीम ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मनफी तौर पर मुतासिर किया, उनको उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा किए। तो गुफ्तगू हम मुख्तलिफ़ मरहलों में करेंगे, मुख्तलिफ़ पहलुओं पर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इख्तिसार के साथ शुरू में, ताकि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा सके, कि वो कौन से पहलू हैं कि जिनको मुतासिर किया, जो मुसलमानों की ज़िंदगी है, समाजी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा ज़िंदगी है, उसके कौन से पहलू ऐसे हैं जिन पर तक़सीम का असर पड़ा, और वो असर अगर है तो आज तक क्या महसूस किया जा रहा है। एक तो मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि तक़सीम जो हुई वो किसी पर्टिकुलर पार्टी की पॉजिटिव जीत का निशाना नहीं थी, बल्कि वो टोटल फेल्योर था इंडियन लीडरशिप का उस वक्त की कि वो मुत्तहद नहीं रह सके। उसके बाद बाकियों ने क्लेम किया, जिन्ना साहब ने 2 नेशन थ्योरी क्लेम की, वो कराची पहुँचते ही 2 नेशन थ्योरी ख़त्म हो गई, फिर हिंदुस्तान का मुसलमान इंडियन पार्ट का नेशन हो गया। मगर मुसलमान को वो हैंगओवर चलता रहा, उनके पास जो उनकी मुखालिफ जमातें थीं वो उनको एक्यूज़ करती नहीं, और ख़ुद भी उसको एहसास था कि वोटिंग जो हुई है पाकिस्तान मूवमेंट के लिए वो इन इलाक़ों में बहुत ज़्यादा हुई बनिस्बत सिवाय बंगाल के, यानी जो इलाके पाकिस्तान में शामिल नहीं, उधर जो आजकल के पाकिस्तान में है वहाँ कोई वोटिंग नहीं हुई। पंजाब में आखिर वक्त में हुई, बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं हुई, सिंध में अंग्रेज़ गवर्नर के वोट से फैसला हुआ और फ्रंटियर में रेफरेंडम कराना पड़ा, तो उस इलाकों में नहीं, यहाँ के हुआ। तो कुछ ना कुछ तो अब जाहिर है कि यहाँ की मेजॉरिटी कमेटी ने मुसलमान को ज़िम्मेदार ठहराना था यहाँ के, वो यूँ कि उसके वोट से पार्टीशन हुआ था। मगर ये लोग भूल गए कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की लीडरशिप ऑल्सो फेल टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग, कि वो अंडरस्टैंडिंग पे नहीं पहुँच पाई, तो उसका उन्हें भुगतना पड़ा। मगर अब जो मुसलमान उस किस्म की बात करता है तो वो उसके बाद तो बहुत सी कम्युनिटीज़ क्रिएट हो गई, कास्ट सिस्टम हो गया, बढ़ गया। पहले ये था कि मैं यूपी की बात करूँगा कि यूपी में चूँकि मेरा ताल्लुक़ वहाँ से रहा है, पहले ये था कि भाई 5 ब्राह्मण होते थे तो एक नाम के लिए शेड्यूल कास्ट हो जाता था। अब मायावती और मुलायम सिंह ब्राह्मण की तलाश में होते हैं कि एक को बिठा दें स्टेज के ऊपर। तो ये सियासत का और डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट है, इसमें मुसलमान को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सलमान खुर्शीद साहब, जो पर्सपेक्टिव सईद हसन खान साहब ने दिया वो एक तरह से पूरे मुल्क का पर्सपेक्टिव है, लेकिन चूँकि आप मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ आपका है, मगरबी बंगाल जैसे मैंने कहा कि वो हिस्सा है गैर मुनक़सिम बंगाल का कि जो हिंदुस्तान में रहा और फिर मशरक़ी पाकिस्तान वजूद में आया, यहाँ का मुसलमान जो है उस पर क्या असरात मुरतब हुए तक़सीम के? गैर मुनक़सिम बंगाल में जो मुसलमानों की पोजीशन थी वो बहुत बेहतर थी और वो अक्सरियत में थे। पार्टीशन ने उनको एक लख्त में अक़लियत में तब्दील कर दिया जहाँ तक मगरबी बंगाल का ताल्लुक़ है, और एक बड़ा हिस्सा जो मुसलमानों का बहुत ही एलिट क्लास कहा जाता है, पढ़ा लिखा तबका कहा जाता है, यहाँ के कुछ प्रोफेशनल लोग थे जो लॉयर्स थे और दूसरे मतलब जो है कारोबारी थे, इनका बड़ा हिस्सा तक़सीम बंगाल के बाद वो मशरक़ी पाकिस्तान चला गया। इस वजह से यहाँ जो आबादी रह गई वो गरीबों पर मुश्तमिल थी, किसानों पर मुश्तमिल थी, वो मज़दूर क्लास तबका रह गया था। इस वजह से एक समाजी तौर पर यहाँ के मुसलमान एक लख्त में वो लीडर से महरूम, अपनी लीडरशिप से महरूम हो गए, चाहे वो समाजी लीडरशिप हो, चाहे वो सियासी लीडरशिप हो, चाहे वो तालीमी लीडरशिप हो, ये उनको हासिल नहीं हो सका और यहाँ के मुसलमानों की हालत दिन ब दिन उसके बाद से और ख़राब होती चली गई। तो तक़सीम बंगाल के बाद कहा जा सकता है कि यहाँ न सिर्फ सियासी तब्दीली, समाजी तब्दीली हुई, बल्कि माशी तौर पर भी यहाँ के मुसलमान अपने सिमट कर रह गए अपने अपने मखसूस इलाक़े में, और वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके लिए यहाँ पे मुसीबत हो गई। इस वजह के फ़िरका वाराना जो फ़िज़ा कायम हुई थी तक़सीम बंगाल के बाद,
उस फिरकावाराना फिजा में मुसलमानों को तरक्की के मौके हासिल नहीं हो सके और वो अपने अंदर सिमटते सिमटते कहा जाए कि कुछ बस्तियों में और मोहल्लों में ही सिमट कर रह गए, जिसकी वजह से समाजी और माशी तौर पर वो काफ़ी पीछे चले गए। जो हालत के तकसीम से पहले थी उससे कहीं ज़्यादा कहा जा सकता है कि नुकसान मुसलमानों को यहाँ पर हुआ है। बिस्वाजीत राय साहब, ये दो आपने नुक्ता नज़र सुने हैं। सईद हसन खां साहब ने उन सियासी तब्दीलियों का जिक्र किया जो मसलन शुमाली हिंदुस्तान में, जो नॉर्थ इंडिया है या जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, यानी जो पाकिस्तान में गई नहीं लेकिन जहाँ के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया, तो एक लंबे अरसे तक उनको शक की नज़र से देखा जाता रहा। इसके अलावा आप कोई इसमें कोई एंगल ऐसा आपको नज़र आता है कि जो असर डाला हो, तकसीम ने मुसलमानों के ऊपर असर डाला हो? मैं प्रोफेसर खुर्शीद साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। ये खास करके पार्टीशन के बाद यहाँ बंगाली मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी क्राइसिस तो ये हो गए कि वो लीडरलेस हो गए। एलिट क्लास तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एक मध्यम वर्ग जो है इस समाज में था उस वक्त, वो यहाँ से हिजरत करके चले गए और उसके चलते एक मिडिल क्लास जो ओपिनियन मेकर है समाज की, कोई भी कौम की, वो नहीं रहा। तो आज 30 साल या 40 साल लग गए उस मिडिल क्लास उभर के आ रहे हैं। आज के ज़माने में अगर आप हम लोग आगे चल के बात करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे एक मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हो रहा है। आज आल-अमीन मिशन जैसे स्कूल्स, जहां मान लीजिए डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बहुत गांव के लड़के बच्चे आ रहे हैं और लड़की भी उसमें दाखिलात मिल रहे हैं, तालीम ले रहे हैं। तो इस मिडिल क्लास ओपिनियन मेकर जो है उसकी डेवलपमेंट पर आगे चल के लीडरशिप जो सोसाइटी में आना चाहिए, समाज में आना चाहिए, ख़ास करके बंगाली मुसलमानों के लिए, वो काफ़ी उम्मीद रखते हैं हम लोग। और इस सिलसिले में एक बात करना चाहूँगा कि उस वक्त तकसीम के समय इसको यूटोपिया माना जाता था कि यूनाइटेड बंगाल के एक सपना उस समय बना था। जब बंटवारे की बात हो रहे थे उस वक्त नेताजी सुभाष बोस के बड़े भाई शरद बोस साहब और फजलुल हक साहब और इधर से मुस्लिम लीग के जो बंगाल की सेक्रेटरी थे हालिम साहब, इन लोगों ने एक प्लान बनाए थे कि हो सके कि एक अनडिवाइडेड बंगाल जो है यूनाइटेड रहे और अलग से बने। मगर ना तो उस वक्त दिल्ली उस पर कायम था, राजी था अमल की किसी ने, ना तो वल्लभ भाई पटेल या नेहरू साहब, ना तो यहाँ के हिंदू लीडरशिप जो है वो भी, क्योंकि उनका डर ये था तो जिस माइनॉरिटी हो जाएंगे, या अक्सरियत की जो बात अभी खुर्शीद साहब ने कहा कि उस वक्त उस समय भी शायद मुसलमान ही मतलब राज करेंगे और हिंदू उसके दबे रहेंगे। मैं इस पर बात करूंगा कि कितनी बड़ी आयरनी है कि एक मुल्क के अंदर जो कौम मेजॉरिटी में है अब वो दूसरे मुल्क के अंदर माइनॉरिटी में है, या मसलन ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी में, हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हैं। इसी तरह से हिंदू यहाँ मेजॉरिटी के अंदर हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी हैं। ये जो आयरनी है इस पे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, लेकिन फ़िलहाल मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से पहलू हैं। मतलब दो चीज़ें उभर के आई कि साहब, एक तो ये कि मिडिल क्लास यहाँ से चली गई तो जो तालीम याफ्ता तबका था वो ख़त्म हो गया, एक तो चीज़ वो आई है। एक चीज़ जो आई है कि मुसलमानों को एक शक की नज़र से और उनके यहाँ एक सेंस ऑफ गिल्ट भी पैदा हुआ कि हमारी वजह से शायद पाकिस्तान बना है। वो सेंस ऑफ गिल्ट उनके साथ था, दूसरी तरफ उनके ऊपर शक की नज़र कि इन्होंने तो पाकिस्तान के लिए वोट किया था। ये दो पहलू आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई और पहलू ऐसा उभर के आ सकता है तो वो भी इस हिस्से के अंदर प्रोग्राम के आ जाए, ताकि हम बाद में फिर तफसील से इन चीज़ों पर गुफ्तगू कर सकें। निसार वारी साहब, बात ऐसी है कि इस पार्टीशन के बाद पार्टीशन हिंदुस्तान में दो हुए। अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो पार्टीशन जो लॉर्ड कर्जन के ज़माने में हुआ 1905 में, वो पार्टीशन जो है उसने पहल की थी दूसरे पार्टीशन की, और उस पार्टीशन का मकसद ये था कि जो मुसलमान जोतदार थे या मज़दूर थे या किसान थे, उनके ऊपर उस वक्त की अक्सरियत जो थी काफ़ी जुल्म किया करती थी और वो उनके ताबेदार थे। वो जो भी कारोबार करते थे वो कर्ज़ अक्सरियत तबके के लोगों से लिया करते थे, क्योंकि उनके वो ज़मींदार थे, उनके पास काफ़ी ज़मीनें मौजूद थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि उस ज़माने में जो सबसे बड़ी बात थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी। जब ये पार्टीशन 1905 में बंगाल का हुआ तो उस वक्त यहाँ की आबादी करीब 8 करोड़ थी और बंगाल मुश्तमल था आपका बिहार, उड़ीसा, आसाम,
तमाम ये सूबे जो थे उसमें शामिल थे। तो जब ये बात पैदा हुई कि पार्टीशन कैसे हो, तो लॉर्ड कर्जन ने सिर्फ ये बात कही थी कि हम इंतज़ामिया अमूर के मामले में इसकी तकसीम कर रहे हैं क्योंकि इसकी हदूदें इतनी दूर हैं कि अगर 1 साल तक उसके इलाके को घूमा जाए या विज़िट किया जाए तो 1 साल तकरीबन लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसको जो है तकसीम किया जाए। तो तकसीम में बात ये थी कि ईस्ट बंगाल के साथ जो है आसाम को रखा जाएगा और ईस्ट बंगाल के साथ वेस्ट बंगाल रहेगा, इसके साथ बिहार और उड़ीसा रहेंगे, जो बाद में 1912 में बिहार बंगाल से अलहदा हो गया। लेकिन उसमें जो आबादी 8 करोड़ की थी, वो आबादी यहाँ जाकर जो ट्रांसफ़र हुई है, यहाँ पर 54% थी। लेकिन जब ये पार्टीशन होने की बात आई तो सारी आबादी यहाँ से जो है, इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं, कोई इंडस्ट्री जो है आपकी इस बंगाल में नहीं थी, कोई सनत नहीं थी सिवाय इसका कि जूट इंडस्ट्री थी या ढाके में मलमल बना करती थी, इसके अलावा और कोई उनके पास कोई कारोबार नहीं था। इक़्तिसादी हालात बहुत करीब थे। तो मुसलमानों ने ये सोचा कि ठीक है, अगर ये ज़मीनें जिनको हम जोत रहे हैं और ये परमानेंट सेटलमेंट के बाद हमारे पास जो सेटलमेंट हुआ है, इससे जो अगर फ़ायदा कुछ हमें पहुँच सकता है तो हमें जो है ये पार्टीशन मान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी भूल ये हुई कि उस वक्त मुसलमानों ने इस पार्टीशन को नहीं माना। अगर वो पार्टीशन को मान लेते 1905 के, तो आज ये दूसरा पार्टीशन जो है ये कभी नहीं हो सकता था। ये उसकी पहल की और इस पहल ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। और आज जो बात तासुब परस्ती की उस ज़माने में थी, वही तासुब परस्ती आज भी है। तालीम में जिस तरह वो पहले पीछे थे, आज भी उसी तरह से तालीम में। सही साहब, आप इस पर कुछ कमेंट करना मैं इस पे कर रहा हूँ। जो जिस तासुब की आप बात करते हैं, तासुब तो थोड़ा बहुत हर जगह होता है। इस तासुब की खातिर पाकिस्तान बना। मैं अपनी 16 बरस की उम्र में पाकिस्तान गया, मेरी तालीम वहाँ हुई, फिर मैं अब 40 साल से लंदन में रहता हूँ, हर साल आता हूँ, देखता हूँ। इस तासुब की पोजीशन ये है कि जिस वक्त मैं एक टीनेजर की हैसियत से गया था, एक इस्लाम है, अब 50 इस्लाम हो गए हैं। यहाँ का शिया सुन्नी जो है वो बहुत इत्मीनान से रहता है, वहाँ शिया डर के रहता है, हालांकि 25% आबादी। तो तासुब तो थोड़ा बहुत होगा, मगर ये आप कोशिश करें कि लॉ एंड ऑर्डर में आपको सुकून मिले और आप अपना काम। इस पर मैं बहुत तफसील से बात करना चाहता हूँ कि ये हम अक्सर ये तो देखते हैं कि साहब हमको यहाँ क्या नुकसान हुआ, हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ। हम आज इस पर भी गौर करेंगे कि बांग्लादेश और जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनको तकसीम से क्या फ़ायदा हुआ, इस पे भी बात करेंगे। थोड़ी देर के बाद इस पे बात करेंगे। मेरा ख्याल है आपने अपनी बात कह दी, मैंने उनसे कमेंट लेना चाहता था मैं उसके ऊपर। परवेज़ अंजुम साहब, आप इसमें अगर कोई इजाफा करना चाहें, जो गुफ्तगू हुई है दोहराने की बजाय अगर कोई इसमें एंगल जोड़ना चाहें तो। असल में जो बात उन्होंने कही है सलमान खुर्शीद साहब ने, सबसे बड़ी बात तो ये कि तकसीम के बाद हमारे मगरबी बंगाल के मुसलमानों पर उसका क्या असर पड़ा, तो उन्होंने सारी बातें तफसील से आपके सामने रख दी। और अभी एक बात आई थी तासुब की, अभी जैसे खान साहब ने एक बात कही है कि वहाँ पर भी तासुब है, वो शिया सुन्नी का है या और किसी का, लेकिन ये सबसे खुशी की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में ये तासुब नहीं है। ये बड़ी खुशी की बात है, हम इतने कॉन्शियस इस मामले में हैं। और अगर आप इजाज़त दो तो एक बात मैं आपने कहा जोड़ने की बात है जी, तो वो सबसे बड़ा नुकसान अगर तकसीम मुल्क से हुआ है तो बंगाल के मुसलमानों को हुआ है। आपने पार्टीशन की बात की, ताजिक इसको बात को शायद है कि पंजाब वगैरह में बातें जो दोहराया गया है उससे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को हुआ है। अबू सुफियान साहब, आप कुछ इसमें और ऐड करना? मैं दरअसल ये बात कहना चाह रहा था कि सलमान खुर्शीद साहब ने जिन मुद्दे पे यहाँ पर बातचीत किया है, दरअसल 1905 में इस बात की बुनियाद पड़ गई थी कि मुल्क तकसीम होगा, और अंग्रेज़ इस बात को चाहते नहीं थे कि एक मुत्तहदा हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान की शक्ल में दिखाई दे, इसलिए कि वो एक मजबूत हिंदुस्तान देखना नहीं चाहते थे। और उस वक्त टू नेशन थ्योरी को मुस्तहकम करने के लिए 1946 के फसाद को नहायत ही मुनज़्ज़म ढंग से पंजाब और बंगाल में करवाया गया। और इस सिलसिले में जो मुस्लिम लीग के लीडरान थे वो तो पेश थे ही, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी जो इस पॉलिसी को, इस थ्योरी को मानने वाले थे, उन लोगों ने भी कम इसमें मदद नहीं की। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में वक्फा शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे कि तकसीम ने मगरबी बंगाल यानी जो बंगाल का जो मुसलमान है उसको और बाकी हिंदुस्तान के बाकी जो रियासतें हैं इस वक्त उनके मुसलमानों को किस तरह से मुतासिर किया।
तो इस पे बहरहाल एक इत्तफाक है कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुतासिर हुआ। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। सईद हसन खान साहब, आपने फरमाया कि ठीक है उन लोगों ने वोट दिया था, लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम है जो तक़सीम की पूरी तारीख़ है उसके अंदर, कि जहाँ एक तरफ मुस्लिम लीग थी जो पाकिस्तान का मुतालबा कर रही थी, वहीं मुसलमानों की जो उस वक्त की जो बहुत बड़ी मजहबी क़यादत थी, मिसाल के तौर पर देवबंद के जो उलमा थे पूरे, ख़ुद मौलाना आज़ाद, तो ये बड़े जय्यद लोग थे, ये बड़े और मजहबी एतबार से। और ये दिलचस्प बात यह है कि जो सेकुलर लोग थे वो पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे थे और जो मजहबी लोग थे वो तक़सीम की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसा आपने कहा कि साहब शक की नज़र से उनको देखा जाता रहा कि साहब ये तो पाकिस्तानी है। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब मजहबी क़यादत जो थी, और वो लोग यहीं रहे, वो पाकिस्तान गए भी नहीं यहाँ से, वो लोग यहीं रहे, आज भी यहीं हैं। देखिए, मजहबी क़यादत का वैसा बात यह है कि मजहबी क़यादत जो थी वो उस नारेबाजी में आइसोलेट होकर रह गई थी। मुत्तहिदा कौमियत का नारा मौलाना हुसैन अहमद मदीनी ने दिया। अबुल कलाम आज़ाद टर्की के इन्फ्लुएंस से, मुत्तहिदा कौमियत के इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने 1906 और 1907 में उन्होंने इस किस्म की बात की है जब इराक़ से लौटे। मगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, बात यह कि जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, जब तक तारीख सही तरीके से नहीं लिखी जाए। सही बात। टोटल फेल्योर ऑफ कांग्रेस जो है वो ये है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी पार्टी, जिन्ना साहब को आइसोलेट कर दिया गया, जिनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, विदाउट रियलाइजिंग कि इस आदमी की इंटेग्रिटी और पावरफुल है, उसको बिल्कुल एकोमोडेट करने की कोशिश नहीं की। एंड देन व्हेन ही टुक द अदर वे ही वेंट होल हार्ट फॉर दैट। दूसरी बिल्कुल वो दूसरी इंतहा पे चले गए, जिसका नुकसान। और बिल्कुल वही मुजाहरा 71 में पाकिस्तान की क़यादत में किया जो कांग्रेस ने किया था, और उसका नतीजा बांग्लादेश निकला कि कोई बात उनकी मानने के लिए तैयार नहीं थे, कोई ना। ये डिनाइल जो है हमारे यहाँ, जिन्ना साहब का जवाब ये दिया गया कांग्रेस की तरफ से, नेहरू साहब की तरफ से ख़ास तौर पे, कि के.एम. अशरफ साहब जो है वो मुस्लिम मास कॉन्टेक्ट मूवमेंट चलाएंगे और मुसलमान फिर आ जाएगा। मेरी खुद के.एम. अशरफ साहब से उनके इंतकाल से 1.5 महीना पहले बर्लिन में बात हुई। उन्होंने क्या कि इट वाज ए फ्लॉप, हमारे साथ हम नहीं चल सके, और जिन्ना साहब की सक्सीड हो गई। एंड मैं अब ऐसी बात कहूँगा, ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा ही है कि ही वॉज ए सॉरी मैन द डे पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड, और उन्होंने कुछ इस किस्म के इजहार भी किए हैं, मगर उनकी ज़िंदगी ने जवाब नहीं दिया। और गांधी साहब ने तो अपनी ज़िंदगी दे दी, तो दे रियलाइज इट, मगर इट वॉज टू लेट। सलमान खुर्शीद साहब, ये तो मेरा ख्याल है सभी मुत्तफ़िक़ हैं इस पर, तो कोई ऐसा हो नहीं कि साहब मुतासिर हुए। फ़र्ज़ कीजिए कि तक़सीम ना हुई होती, यानी 1 मिनट का हम फ़र्ज़ करते हैं कि हिंदुस्तान बर-ए-सग़ीर तक़सीम ना हुआ होता, तो उसमें मुसलमानों की पोजीशन क्या होती? यानी अगर आप तसव्वुर करें तो क्या फ़ायदे होते? यानी नुकसानात तो हमारे सामने हैं जो हैं, उनमें से कुछ पे भी बात करेंगे, मसलन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर ये तक़सीम ना हुआ होता तो इसका फ़ायदा क्या होता बर-ए-सग़ीर के, पूरे बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों को? ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मैं कर रहा हूं कि मतलब बर-ए-सग़ीर अगर तक़सीम ना हुआ होता, मगर जो हालात पैदा हो चुके थे उसमें तक़सीम नागुज़ेर हो गया था। सही है, वो वजह है। और अब अगर हम इस हाइपोथेसिस पे बात करें तो कम से कम 2 सूबे की तो बात हो सकती है कि पंजाब और बंगाल, जहां मुसलमानों की अक्सरियत रही और जहां मुस्लिम लीग अपने तमाम तर ताकत के बावजूद 1937 ईस्वी के इलेक्शन तक उन्हें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल पाई थी। जहां तक पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी वो पावर में थी और मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 सीट मिली थी। मगरबी बंगाल में भी, मुत्तहदा बंगाल में उस वक्त प्रजा कृषक पार्टी जो फजलुल हक साहब की क़यादत में थी उनको मेजोरिटी मिली थी। यहाँ मुस्लिम लीग को 66 मुसलमान सीटें में सिर्फ 29 सीट मिल पाई थी। तो ऐसी सूरत में कहा जा सकता है कि हमारे मतलब यहाँ पे हालात तो तब्दीली से पैदा हो रहे थे और सेकुलरिस्ट फोर्सेस उस वक्त मौजूद थे। अगर ये दोनों सूबे तकसीम नहीं हुए होते तो मुसलमानों की हालत बहुत बेहतर होती
और मुसलमान समाजी तौर पर, माशी तौर पर वो मजबूत होते और एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स की हैसियत रखते कि दूसरे इलाके में जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं उनके लिए ये मॉरल सपोर्ट हासिल होता कि जो मेजॉरिटी इलाके थे, कम से कम 6 सूबे में तो उस ज़माने में मेजॉरिटी इलाके में थे, और इन 6 सूबों के मुसलमानों को कहा जा सकता है कि वो एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स की हैसियत से काम करते, तो वो नाइंसाफ़ियाँ, वो फ़िरका परस्ताना माहौल पैदा ना होता और मुसलमान अपनी समाजी ज़िंदगी और माशी ज़िंदगी अमन व अमान के साथ जी पाते और उसमें तरक्की के मौके उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा होते। यानी उनकी सियासी, आप सियासी क़ुव्वत की बात कर रहे हैं कि उनकी सियासी क़ुव्वत चूँकि ज़्यादा होती, सियासी क़ुव्वत ज़्यादा होती तो जो उनके हुकूक़ हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ होता और उनकी समाजी और इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल जो है वो भी बेहतर होती। राय बिस्वजीत राय साहब, आप कोई इसमें और फ़ायदा देखते हैं? फ़ायदा ही फ़ायदा तो मेरे नज़र में आता है। शायद ये हमारे सब की ख्वाहिश ही है कि ख़ास बात तो ये है, सिर्फ मुसलमान नहीं, एक बंगाली होने के नाते मैं समझता हूँ, या एक पंजाब के कोई होते तो पंजाबी होने के नाते शायद वो भी ये सोचते कि पूरे हिंदुस्तान के आज के जो सियासी स्ट्रक्चर है वो ही पैदा नहीं होते अगर इस यानी आपकी मुराद ये है कि जो हमारे यहाँ इस वक्त कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है, सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, मान लीजिए ये पार्टीशन के पहले से ही एक प्रोसेस शुरू हो गया था जहां बंगाल या पंजाब इस सूबे जैसे बड़े सूबे वो मार्जिनलाइज्ड होते गए इंडियन पॉलिटिक्स में, और जैसे जैसे पार्टीशन हुआ, तकसीम हुआ, तो उसके बाद बंगाल हैज़ बीन मार्जिनलाइज्ड ग्रेजुअली। तो एक उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मैं कि बंगाली सूबे की बात कर रहा हूँ कि इस पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक साथ रहते तो जाहिर है कि यहाँ से एमपीज जो जाते संख्या उनकी ज़्यादा होते। आज जो बातें आते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है, यूपीआइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो कहा जाता है या बिहाराइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो कहा जाता है वो नहीं होता कि पंजाब अगर डिवाइडेड रहते तो जाहिर है ये जो सो कॉल्ड मार्जिनल फोर्सेस और रीजनल फोर्सेस उसकी रोल और बहुत बड़ा वो अदा कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ हमारी ऑडियंस है, मैं ज़रा सा इनसे गुफ्तगू करता हूँ। अगर ये पार्टीशन नहीं होता और टू नेशन थ्योरी की बात जो आज जिन लोगों ने सपोर्ट करके तकसीम बंगाल को किया, ये यहाँ पर अक़लियत को बहुत ही तरक्की होता और अक़लियत कौमी धारे में बह जाते, हिंदू मुसलमान अपनी मतलब जो नफ़रत जो इनके बीच में थी वो लोग ख़त्म हो जाते और वो लोग अपने अपने कामों में जुट जाते और आहिस्ता आहिस्ता ये होता कि ये मुल्क और भी तरक्की करता और अनडिवाइडेड इंडिया रहता। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तकसीम हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मुसलमानों की तकसीम थी और ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत हुई है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जिन्ना साहब ने इस्लाम के नाम पर एक ममलकत कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक जागीरदाराना निज़ाम के मुहर्रिक की हैसियत से उन्होंने वो निज़ाम कायम किया था। आज पाकिस्तान में तो कोई इस्लामी हुकूमत बोलकर नहीं है, जागीरदारों की हुकूमत है। तो ये मुसलमानों के लिए बड़ा मनहूस तरीन दिन था वो 15 अगस्त 1947 का दिन, और उसकी भरपाई के लिए ये बरसगीर के तमाम मुसलमानों को सोचना होगा और उसके लिए कुछ करना होगा। इसके लिए हम किसी मेजॉरिटी या किसी दूसरे जो हमारे मज़ाहिब के भाई हैं उनको बोलना कि वो इस मसले के ज़िम्मेदार है, हमको लगता है कि ठीक नहीं है। 50 साल का अरसा गुजर चुका है, उस गुजरने के बाद भी हम लोग इकनॉमिक बदहाली में मुब्तला हैं। उसका सबब तो पार्टीशन है ही है, साथ साथ जो हमारे वक्फ स्टेट्स के प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मसाजिद हैं, वो सब भी आज भी हमारे काबिज नहीं हैं, गैर लोग काबिज हैं। इस तरह से हम तो पार्टीशन की वजह से काफ़ी बर्बाद और बदहाल हैं और मज़ीद होते ही जा रहे हैं। इसका भी एक कोई माकूल हल अब तक हमारे सामने नहीं आ रहा है। परवेज़ अंजुम साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, अभी ये सारी गुफ्तगू सुनी है। अब जाहिर है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात कर रहे हैं लोग, हम हर तफसील में तो नहीं जा सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि जो एनिमी एवैक्यू प्रॉपर्टी थी उसकी बात कर रहे हैं, कुछ औकाफ़ की हालत की बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक अहम पहलू यह है कि मिसाल के द्वारा पंजाब को ले लीजिए तो पंजाब में बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जिसकी तरफ इशारा भी किया, माली और कोटला को छोड़कर जो है मुसलमानों की कहीं कोई काबिल लिहाज आबादी नहीं है। बहुत दूर दूर तक चले जाइए कि मुसलमान नहीं रहता है। तो इक़्तिसादी एक पहलू इसमें उभरता है कि इक़्तिसादी तौर पे भी मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, फिर उसके बाद ज़मींदारी का ख़ात्मा भी हुआ। इसके बारे में आप?
मुख्तसर सी राय में रखना चाहूँगा। अभी खान साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, उससे पहले उसी के हवाले में जोड़ना चाहता हूँ कि मुल्क की जो ये तकसीम जो है उसमें तो बात आ गई है, लेकिन जहाँ हम लोग ज़िम्मेदार ठहराते हैं कुछ मुस्लिम लीगियों को या दीगर लोगों को, एक वाक़या मैं आपको बता दूँ, लोग उससे वाकिफ़ हैं कि जिस ज़माने में बात आई थी सुभाष चंद्र बोस हमारे यहाँ के जो बहुत मशहूर नेता हैं, उनको कांग्रेस की सदारत देने की बात आई थी, तो वहाँ से ये जो है तफरका पैदा हुआ। उनको नहीं दिया इन लोगों ने, किन लोगों ने नहीं दिया, तारीख उस पर शाहिद है। तो ये सिर्फ अगर ये सोचा जाए कि फलां साहब को नहीं दिया गया वो पाकिस्तान बन गया, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आपकी बात का जवाब भी आपने कहा भी, देखिए अभी वो वफ़ का जो मामला है मलीरकोटला या पंजाब में जो वफ़ की जो कंडीशन है, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो वक़ की जायदादें हैं जिन लोगों ने उसको मुताला किया सबसे बेहतर है। और हमें हैरत होती है कि दिगर जगहों में जो औकाफ की जो जायदादें हैं उस पर कैसे कैसे लोगों ने कब्जा कर रखा। वहाँ का आप इनकम देखिए, स्टेटिक्स देखिए, सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ इसमें हमारी गलती भी है, मैं अपने आप को अपने भाइयों को मुलविस करना चाहता हूँ कि हम लोग जिस जगह रहते हैं अगर वहाँ के वक्फ जायदाद पे कुछ हो रहा तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हों। हम ये नहीं सोचें कि कौन से ऐसे आदमी है, हमें ये देखना है कि वक्फ की जायदाद के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये मौजू असल में हमारा वक्फ की जायदादें नहीं है, ये तो ज़िमनी तौर के ऊपर उसका जिक्र निकल आया तो मैंने उसको उठा दिया मसले को। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। सईद हसन खान साहब, गुफ्तगू आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आप की नज़र है और आपने तकसीम का ज़माना भी देखा और फिर उसके बाद पाकिस्तान में आपकी तालीम भी हुई, तो क्या वो ख्वाब जो देखे गए थे क्या वो वाकई पूरे हुए? जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 90% आबादी जो थी उसको तो यह अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या होगा। एक स्लोगन था जो इस्तेमाल हो रहा था और वो आखिर वक्त पे वो हो गया। हालांकि जिन्ना साहब आखिर वक्त पे कैबिनेट मिशन प्लान हो इस सब के लिए तैयार थे। अब रहा सवाल फ़ायदा होने का, तो फ़ायदा एक तबके को होता है हमेशा इस किस्म के मूवमेंट में, तो एक तबके को फ़ायदा हुआ। अब कहा उन्होंने कि एक ऑडियंस में किसी ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो जागीरदारों का मुल्क है और आज भी वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स चूँकि नहीं हुए हैं तो अभी अब जागीरदार, मगर वो जागीरदारों के साथ साथ फौजियों का भी मुल्क हो गया है और उसमें ऐसे लोग भी आ गए हैं जो कल तक के आजकल जो हुकूमत में लोग ऐसे हैं जो 48 में जागीरदार नहीं थे अब जागीरदार बन गए हैं। पिछले 15 साल से जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो जागीरदार नहीं थे। ये सब कहा जाता है कि जागीरदार का मसला, वो जागीरदार नहीं थे। नवाज शरीफ का ख़ानदान मामूली किस्म का लोहार था और चौधरी शुजात के वालिद जो थे जो आज कर रूलर हैं कांस्टेबल थे। तो ये मसला नहीं है, मसला जागीरदारा वाला नहीं, मसला ये है कि एक पर्टिकुलर एक निज़ाम ऐसा है कि एक पर्टिकुलर तबके को फ़ायदा हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। यही क्या बोर्जुआ तबके को बंगाल में फ़ायदा हुआ कि उनके एम्बेसडर, कमिश्नर, ये वो दुनिया भर की चीज़ें जो उन्हें पाकिस्तान में नहीं मिल गई थी वो मिल गई। फिर भी बांग्लादेश स्लाइटली बेटर है चूँकि वहाँ की औरतें बाहर निकल आईं, उन्होंने काम करना शुरू कर लिया तो वो इकोनॉमिकली बेहतर हुआ, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स वगैरह इकोनॉमिकली बेहतर हुआ बनिस्बत पाकिस्तान के। अब फ़ायदे का मसला है, अब फ़ायदे का तो ये कि खासा तबका दुबई चला गया है, अबू धाबी चला गया है, इंग्लैंड चला गया है, वो पैसे भेजते हैं, वो भी फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा तो एक तबके को ज़रूर होता मगर एज ए होल फ़ायदा नहीं हुआ। देखना ये कि कितनी बड़ी सेक्रीफाइस हुई उस प्रोसेस में। और फिर सारा मसला यही है कि तारीख़ को फिर दोबारा देखना पड़ेगा कि वाकई ये लोग चाहते थे या लोगों को पता था ये कि क्या होगा। लोगों को पता नहीं था, फैसला अंग्रेज़ भागना चाहता था। माउंटबेटन साहब की अपनी परेशानी थी कि वो कमांडर इन चीफ हो जाए नेवी के, जाके अगर ज़्यादा डिले हो गया तो वो पोस्ट ख़त्म हो जाएगी। सब ने मिल मिला के ये तबाही मचा दी। सलमान खुर्शीद साहब, लोगों को पता नहीं था, यानी अंदाज़ा नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। एक नारा था, एक जज्बाती नारा था जो बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता था, तसव्वुर करने में बहुत अच्छा लगता था कि पाकिस्तान बनेगा, एक मुल्क बनेगा, एक नया मुल्क होगा। और एक यहाँ जो मिडिल क्लास थी, ख़ास जागीरदार तबका था यहाँ, वो मुस्लिम लीग का हमनवा था क्योंकि उनको लगता था कि हम जाएंगे तो हम वहाँ रूलर होंगे और ये हुआ भी है। जी, तकसीम हिंद से जैसा कि खान साहब ने कहा, ये तो ज़रूर है कि एक तबका को नहीं बल्कि 3 तबके को फ़ायदा पहुंचा था पाकिस्तान बनने से।
एक तो वो तबका था जागीरदारों का, उसके बारे में आमतौर पे कही जाती है, और वो जागीरदाराना निज़ाम आज भी कायम है। दूसरा तबका फ़ौजियों का था, जो फ़ौजी लोग मतलब जो है उनके इश्तराक से आज वो लोग हुकूमत कर रहे हैं। और तीसरा तबका ब्यूरोक्रेसी का था, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं, अफसरान का तबका था, जो मिडिल क्लास से उभर कर अफसरान अब हुकूमत में मतलब आए थे। और इन तीनों तबकों ने मिलकर जिस तरह से आवाम का इस्तेहसाल किया, खुसूसी तौर पर बंगाल में, ईस्ट बंगाल में या ईस्ट पाकिस्तान में, जिस तरह से इन लोगों ने अपनी हुकूमत माइनॉरिटी होने के बावजूद, वहाँ की आबादी 54% थी और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की आबादी तकरीबन उससे बहुत कम थी, मगर इसके बावजूद अक़लियत ने अपनी हुकूमत उनके ऊपर थोपने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको जो उम्मीदें पैदा हुई थी कि आज़ादी के बाद वो अमन अमान से रह सकेंगे, वो तरक्की कर सकेंगे, रिसोर्सेज इस्तेमाल किए लेकिन उनको दिया कुछ नहीं इसकी वजह से। और फिर एक ज़बान उर्दू ज़बान जो थोपने की कोशिश की गई बंगालियों पर, बंगला बोलने वालों पर, इससे ज़बान की तहरीक वहाँ शुरू हुई, एक बंगाली कल्चर, बंगाली आइडेंटिटी की तहरीक शुरू हुई, और आखिर में बंगाल में मुसलमानों ने बंगाली मुसलमानों ने बांग्लादेश बना दिया। तो इस तरह से कहा जाए कि फ़ायदा तो मुसलमानों को पहुंचा था, मगर आम तौर पर आम लोगों को, जो गरीब तबका था, जो मजदूर तबका था, जो किसानों का तबका था, वो वैसा ही रहा। निसार वारिस साहब, उर्दू का मसला, यानी बांग्लादेश के बनने में जहाँ ये था कि बांग्लादेशी समझते थे उनका इस्तेहसाल हो रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये भी था कि वो उन पर ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान थी और अब भी है, वो मुसल्लत की जा रही थी। और पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त एक ये भी था कि साहब उर्दू ज़ुबान जो है वो महफूज रहेगी और उसका फ़रोग़ होगा। और अब इस वक्त हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो भी अब उर्दू को अपना सबसे बड़ा मसला, अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों का पिछले 50 साल का देखा जाए तो वो 2-3 मसाइल पे ही उन्होंने बात की है, पर्सनल लॉ उर्दू, इसके अलावा कोई बात नहीं करते हैं। तो आपको इसमें भी क्या कोई आयरनी नज़र आती है? बात दरअसल ये है कि जहाँ तक ज़बान का मसला है, पार्टीशन से पहले भी यहाँ के अक्सरियती तबक़े ने ये सोचा था कि हिंदी को जो है सरकारी ज़बान बनाया जाए, और बहुत सारी अदालतों, ऑफिस में हिंदी में काम शुरू करवाया गया था। लेकिन हिंदी के ख़िलाफ़ भी जनूबी हिंदुस्तान के अंदर जो रद्द अमल हुआ उसको जहन में रखिए कि यहाँ भी हिंदी को जब जनूबी हिंदुस्तान के अंदर राइज करने की कोशिश की गई, जिस तरह से की गई थी, आपको याद होगा वो ज़माना कि कितनी शिद्दत के साथ मुखालफत हुई थी। चुनाचे हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को अपनी पॉलिसियाँ जो हैं उनके अंदर तब्दील। देखिए, दूसरी बात ये है कि साउथ की तहज़ीब जो है वो आपके शुमाल की, मशरक़ की या मगरिब की तहज़ीब से बिल्कुल अलग है, और जितनी ज़बानें साउथ में बोली जाती हैं उतनी शुमाली हिंदुस्तान में नहीं बोली जाती हैं। बेशक एक चीज़ तो ये है। दूसरी ये कि उस ज़माने में जिन्ना ने भी ये कहा था कि उर्दू को जो है सरकारी ज़बान बनाया जाए, तो उसका रद्द अमल जो है वो बाद में पार्टीशन के बाद। एक चीज़ और ही मैं बताता चलूं, मैं वही पॉइंट फ़र्ज़ कीजिए हिंदुस्तान मुनक़सिम ना होता और फ़र्ज़ कीजिए कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की ज़ुबान बना दी जाती, जब उर्दू को भी मुसल्लत करने की कोशिश की जाती सारे मुल्क के ऊपर, तो उसके ख़िलाफ़ भी उसी तरह का रद्द अमल होता। लेकिन वो शायद उस वक्त फिर वो कम्युनल रंग इख्तियार कर लेता। हिंदी की सूरत में वो उसने कम्युनल रंग इख्तियार नहीं किया। लेकिन हिंदी की सूरत में इख्तियार नहीं किया, जो लोग, जो अवाम उस ज़माने में पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के बाद उर्दू बोलते थे, उनसे वो हक़ भी छीन लिया गया कि वो उर्दू में अपना पढ़ना लिखना भी बंद कर दें। आज यूपी में आप देखिए, अभी आप तस्करा कर रहे थे, यूपी में जब भी कोई ख़त आता है या कोई इस किस्म की बातचीत होती है, देखा जाए वहाँ पर स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन उर्दू पढ़ाने का बहुत कम इंतजाम है। मेरा नुक्ता दूसरा है। देखिए, वो बात जो है, मैं क्योंकि मौजू नहीं है इस वक्त हमारा कि उर्दू के साथ क्या नाइंसाफ़ी, मैं ये तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि बांग्लादेश बना इसलिए कि उन पर उर्दू मुसल्लत की जा रही थी, फिर उस वक्त पाकिस्तान इसलिए कायम हुआ था कि यहाँ उर्दू का और मुसलमानों का और वगैरह वगैरह उनका मुस्तकबिल। तो क्या उर्दू वाकई सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला थी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, और आज भी क्या सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला हो सकती है? ऐसी बात नहीं है कि उर्दू ही मुनक़सिम होने का मसला थी। नहीं, मैंने नहीं कहा कि उर्दू ही थी, लेकिन उस एक उसके अंदर चीज़ थी, ये पहलू था। हाँ, पहलू था ज़रूर। पहलू ये ज़रूर था, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जब ये ज़बान का मसला पैदा हुआ, वो ये देखते थे कि हम लोग जिस सेल्फ रूल को चाहते थे, होम रूल चाहते थे, हम अपनी हुकूमत करना चाहते थे, इस पर मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने
अपनी जो है वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि चूँकि मगरबी पाकिस्तान में भी उर्दू ज़बान सरकारी ज़बान बनाई गई है, कौमी ज़बान बनाई गई है, इसको इस बंगाल में भी, इस पाकिस्तान में सरकारी ज़बान बनाया जाए। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि किस खत्ते की ज़बान मानने वाली कितनी अक्सरियत में है, इसका उन्होंने कभी लिहाज नहीं रखा और ये मसला उर्दू का वहाँ के लोगों के अंदर पैदा हुआ। बात ये कि एक तो मुझे बड़ा आयरॉनिक लगता है, देखिए ये मगर मैं अर्ज करूँ आपसे कि एक तो ये कि मगरबी पाकिस्तान की जुबान उर्दू नहीं, वहाँ भी नहीं है, वहाँ किसी खत्ते की जुबान और पंजाब ने उर्दू को एक्सेप्ट किया। और अगर मैं एक जुमला कहूँगा वो अबू सुफियान साहब समझ लेंगे, मगर ये कि ये उर्दू का इम्पीरियलिज्म था जिसको पंजाबी और महाजिर ने मिलके बंगाल पे, सिंध पे, फ्रंटियर पे थोपना चाहा, जैसे यहाँ साउथ इंडिया पे हिंदी को थोपा गया और उसका नतीजा ये निकला। अब रहा सवाल ये कि पंजाब, अब जब सब तय हो गया तो अब पंजाब और महाजिर में झगड़ा है कि उर्दू सही कौन बोलता है। अब ये इशू मैं इस पे महाजिरों के मसले पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जो आखिरी हिस्सा होगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, थोड़े से वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। अबू सुफियान साहब, ये ट्रेजिडी आपको लगती है कि वहाँ भी महफूज नहीं रहे? मिसाल के तौर पे महाजिर हैं, जैसे उनको शिकायत है कि वो उनको उनका हक़ नहीं मिल रहा है। फिर दूसरी जो मिसाल तौर पे सिंध के अंदर जो मुकामी आबादी है, सिंधी हैं, वो इस्तेहसाल की शिकायत करते हैं। एक ज़माने में पंजाब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा था, ख़ुद जो पठानों के साथ कराची के अंदर रहा। तो क्या आपको नज़र आता है? दरअसल बात यह है कि सिर्फ इस बात से किसी मुल्क के हालात में तब्दीली नहीं हो सकता कि वहाँ पर रहने वाले एक ही मज़हब के मानने वाले हैं, बल्कि तब्दीली करने के लिए उसके निज़ाम में तब्दीली करने की ज़रूरत है। जो हुक्मरान तबका होता है, उनके लिसानी पॉलिसी, उनकी इक़्तिसादी पॉलिसी, उनकी माशी पॉलिसी, उनकी समाजी पॉलिसी मुल्क के हालात पे गहरा असर डालती है। जाहिर सी बात है कि आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका आया, उन लोगों ने वहाँ पर रुपया को, दौलत को एक छोटे से तबके पे ले जाने की भरपूर कोशिश की। इससे बहुत सारे मसाइल वहाँ पर पैदा हुए और जब वहाँ पर पाकिस्तान में जो लोग रहते थे उनके मसाइल गहरे होते जा रहे हैं, तो वहाँ पर महाजिरों का मसाइल कितना गहरा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल बात है। जैसे हिंदुस्तान में अक़लियतों को एक बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी दुनिया का एक नेचर है, सारी दुनिया में होता है। अक़लियत जहाँ भी रहेंगे उनको बहुत सारी परेशानियों का। लेकिन मैं एक बड़ा यहाँ सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर ये किया जा रहा है कि वहाँ जागीरदाना निज़ाम है और हिंदुस्तान में जागीरदाना निज़ाम के खात्मे के लिए काम किया। मैं ऐसा नहीं समझता। आज़ादी के बाद अब भी जागीरदाना निज़ाम हिंदुस्तान में चल रहा है। 26,000 25,000 एकड़ ज़मीन एक शख्स के पास में है। तो जाहिर सी बात है कि इस निज़ाम में मुतवस्सित तबके के लोग, गरीब लोग, उनको इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है। और जब यहाँ पर अक्सरियती तबके को ये इंसाफ नहीं मिल रहा है तो अक़लियत को इंसाफ कैसे मिल पाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने में है। तो जाहिर सी बात है कि महाजिरों का जो सवाल वहाँ पर आया है कि महाजिरों को ये शिकायत है, वो शिकायत तो और ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए कि अब इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर, जहाँ पर एक मज़हब के मानने वाले लोग हैं, अब उन पे शिया के नाम पर, कुर्द के नाम पर, सुन्नियों के नाम पर उनको किस तरह से बंटवारा किया जाए, ये बैनुल-अक़वामी एक साजिश दुनिया में चल रहा है। जाहिर सी बात है बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है हिंदुस्तान का बंटवारा, तकसीम, बंगाल की तकसीम। अब दुनिया में कितने सारे मुल्क कितने हिस्सों में तकसीम होगा, इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता। मैं अभी कुछ दिन पहले वैसे शुमाली आयरलैंड से लौट के आया हूँ और जिस तरह की गुफ्तगू हम यहाँ कर रहे हैं, जब वहाँ गुफ्तगू होती है तो इसी तरह के इश्यूज़, इसी तरह के मसाइल और इसी तरह का जो है वो चीज़ें सामने आती हैं।
चूँकि वक्त बहुत कम है तो मैं आखिर में दो चीज़ों पे बहुत तेज़ी के साथ बात करना चाहता हूँ, और वो ये कि एक हिंदुस्तान के अंदर अब काफ़ी अरसे से है ये एक सोच है, कुछ जमातें हैं जो ये कहती हैं कि साहब ये जो 3 मुल्क हैं बर्र सगीर के, ये अपनी अपनी शनाख्त बरकरार रखें, इनका वजूद अपनी जगह बरकरार रहे जैसे हैं, क्योंकि हम तारीख़ का पहिया जो है नहीं मोड़ सकते, अगर ख़ुद मुड़ेगा तो मुड़ेगा कभी, लेकिन इनके दरमियान एक फेडरेशन की किस्म की चीज़ हो जाए, कोई ऐसा हो जाए कि ये तीनों मुल्क जो हैं वो अपना जो कॉमन इंटरेस्ट है उसकी हिफाजत कर सकें और एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकें, जो जहाँ जिस पोजीशन में हो उसकी एक दूसरे की मदद कर सके। इस सिलसिले की मैं पहली कड़ी के तौर पे देखता हूँ ये जो इंडो पाक इस वक्त पीस प्रोसेस चल रहा है, तो मैं इन दो चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी हिंदुस्तान के ताल्लुकात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो दोनों, पानी का बंटवारा है, इसी तरह से सरहद का मसला है, सरहद का अभी डिफ़ाइन नहीं है कि कौन सी सरहद है। तो मैं सईद खान साहब ये आपसे शुरू करता हूँ और इसी पे हम गुफ्तगू को इस पर ख़त्म करेंगे पूरी गुफ्तगू को, कि आपको क्या इम्कानात नज़र आते हैं, क्या आपको कभी लगता है कि ऐसा हो पाएगा? क्या? मुझे तो यकीन है कि ऐसा हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि मेजर फोर्स जो था एंटी इंडिया फोर्स वो पंजाबी और महाजिर था। महाजिर को जब डिसइल्यूजनमेंट हुआ, महाजिर वर्किंग क्लास को, बिकॉज़ अब जो जमात महाजिर की काबिज़ है वो ICS और अपर मिडिल क्लास हो नहीं है, महाजिर वर्किंग क्लास का आदमी वहाँ गवर्नर है और वहाँ आया है। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में ये चेंज आई है कि बाकी जगह सब फ्यूडल है, मगर सिंध के अंदर जो हुकूमत है और जिनके बूते के ऊपर मुशर्रफ साहब सेंट्रल पार्लियामेंट में, वो लोअर मिडिल क्लास महाजिर की नुमाइंदगी है वहाँ पर। तो एक तो फ़र्क ये हुआ, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है अबाउट इंडिया कि वो जनरेशन वहाँ पड़ी। अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयानात भी बहुत से आए हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है। सिंधी और फ्रंटियर का पठान कभी भी एंटी इंडिया नहीं था, को भी था। पंजाब का एक मसला था, वो एक फिज़ा से गुजरे थे, 1 मिलियन लोग मरे थे दोनों साइड पे, दोनों तरफ हुआ था। हाँ, दोनों तरफ हुआ था, मगर वो भूल गए थे सन 53 में जब यहाँ से लोग गए हैं तो उन्होंने खातिरवाद, मगर ये कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, मगर फिर बात को इसे बढ़ाया गया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ। और यहाँ पे भी इंदिरा गांधी के मेजर एडवाइज़र पंजाबी थे जो उसी किस्म की बातें करते थे। खैर बहरहाल वो जब बढ़ता है, अब पंजाब में भी चेंज आ रही है। पहली दफ़ा यू कांट इमेजिन, मैं बाज़ दफ़ा देखता हूँ कि कलकत्ते और ढाके में इतना आना जाना नहीं है जितना पटियाला और लाहौर में है। जिस सूरत से महाराजा पटियाला एक्स जो अब चीफ मिनिस्टर हैं, उनका वेलकम वहाँ होता है और ये होता है, सिखों से शुरू हुआ। तो मुझे इस वजह से बहुत उम्मीद है कि ये हालात बढ़ेंगे। और इंटेलेक्चुअल तो काफ़ी, मगर एक माइनॉरिटी तो रहेगी, नहीं वो तो रहेगी, और वो उसको हम ख़त्म भी नहीं कर सकते, और मेरा ख्याल है शायद वो ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबक मिलता रहता है थोड़ा बहुत। सलमान खुर्शीद साहब, आप भी क्या इतने ही पुरुम्मीद हैं जितने हमारे सईद हसन खान साहब हैं? क्या आपको सिंसियरिटी नज़र आती है जो कोशिशें हो रही हैं? कोशिशें हो रही हैं, इसमें तो सिंसियरिटी नज़र आती है, इस वजह से कि इस महाज पे भी हम लोगों की एक तंजीम पाकिस्तान इंडिया पीस फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी बहुत दिनों से पीपल टू पीपल मतलब कांटेक्ट में काम कर रही है। इस वजह से जहाँ तक आवाम के मूड का ताल्लुक है वो तो नज़र साफ आता है कि दोनों मुल्कों के अवाम, बल्कि तीनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि वो एकजा हो सकें। और इस वजह से ये काफ़ी उम्मीद बन चली है कि अवामी सतह पर जब अवाम चाह रही है तो हुकूमत पे भी इसका रद्द अमल हो रहा है, और वो भी मजबूर हैं कि अपने मसाइल को वो टेबल पर बैठ कर तय कर सकें। तो जहाँ तक मतलब ग्लोबलाइजेशन का ताल्लुक है कि मगरबी ममालिक जिस तरह एशियाई और अफ्रीकी ममालिक को अपने इकनॉमिक असर के तहत लाना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फोर्स है कि इन लोगों को मजबूर कर देगा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, कि ये लोग आपस में इत्तेहाद कायम करें और एक फेडरेशन या कन्फेडरेशन मफाद इसी के अंदर है कि यकजा हो जाएं, आपस के अंदर ट्रेड करें। ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा ख्याल है, और ख़ास तौर पे बंगाल और पंजाब 2 ऐसी जगह हैं जहाँ बड़ी आसानी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान और बहुत सस्ता ट्रेड हो सकता है, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो एक दूसरे को दे सकते हैं जिसकी एक दूसरे के पास कमी है। विश्वजीत राय, काश अगर खान साहब की उम्मीद के साथ मैं भी कह पाता कि कम से कम हमारे ज़िंदगी में ये ख्वाहिश पूरी हो जाएंगे।
खान साहब की उम्र आपसे बहुत ज्यादा है। हाँ, इसीलिए कह रहे कि आपकी उम्र बहुत कम है। इसीलिए कह रहा हूँ कि खैर हमारे उम्र में अगर ये बात निकले, मगर मुसीबत ही आप ट्रेड की बात की तो अभी तक शंका इस बात की है कि हमारे यहाँ 7 बहन जो है, 7 सिस्टर्स ऑफ सार्क की 7 बहनें, तो ऐसे तो जब मिलते हैं बैठते हैं तो मिल मिलाप की बात करते हैं, अमन की भाईचारे की बात करते हैं, बट एट द साइड लाइन ऑफ सार्क हम लोगों ने देखा साफ्टा की बात जो आई, साफ्टा को अभी जी फ्री ट्रेड जोन की जो बात आई, तो उसमें दिखाया गया कि दुख की बात यह है कि एक दूसरे के खिलाफ कम से कम 1000 से 900 तक ट्रेड आइटम पर उन्होंने पाबंदी लगाए कि ये बाकी सब 100 या 200 आइटम पर हम एक दूसरे से फ्री ट्रेड करेंगे, बाकी ये इश्यूज है ये आइटम पर हम नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जिसकी बात सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे, इसको बढ़ावा देना चाहिए? पंजाब में जैसे उन्होंने कहा कि बढ़ा है, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है बंगाल के अंदर नहीं है, मगरबी बंगाल। पीपल टू पीपल कांटेक्ट का जहाँ तक मामला है वो खैर सगाली मामला है और वो आगे बढ़ सकता है, अक़वत बढ़ सकती है, मोहब्बत बढ़ सकती है, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है हिंदुस्तान की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है और इसकी दोस्ती अभी अमेरिका से यूएसए से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस सिलसिले में कन्फेडरेशन देखिए कहीं भी कामयाब नहीं हुई है। कन्फेडरेशन वहीं कामयाब होती है जब एक ही कन्फेडरेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, कन्फेडरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्फेडरेशन का जहाँ तक मामला है तो कन्फेडरेशन जो है मैं समझता हूँ कि ये कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि सियासी नज़रिया, मजहब और दूसरे जो मामलात हैं वो जैसे पहले थे पार्टीशन से पहले वो फिर पैदा हो सकते हैं और इससे फिर वही हंगामा, फिर वही बर्बादी। की बात नहीं हो रही थी, एक साथ मिलकर काम कर। जी आप कि सिर्फ 15 महीने की बात है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान थे वो लोग इस पार उस पार जंग की बात कर रहे थे। हाँ। 15 महीने में एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है। जाहिर सी बात है कि मुल्क के खारजी पॉलिसी, इक़्तिसादी माशी पॉलिसी पर निर्भर करता है कि हमारा पड़ोसी के साथ में ताल्लुकात कैसा होगा। कि 15 महीने की बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आज जो हालात बने हैं ये बरसगीर के हिंदू मुस्लिम मुत्तहिद ज़मान मज़हब के मानने वाले लोग कभी ये नहीं चाहा कि वो लोग जुदा रहें, एक दूसरे के साथ हमेशा ताल्लुकात बनाए रखा, लेकिन हमारी सियासत, मुल्क की सियासत, बैनुल-अक़वामी सियासत ने आज इस मकाम पर पहुंचाया कि बर्र-ए-सग़ीर की इन तमाम मुल्कें एक दूसरे के साथ में याराना कायम नहीं करके बल्कि जंग का माहौल बना रहे हैं। ऐसे हालात पैदा हुए तो हम अपने मुल्क के पॉलिसी को बदलने के लिए या चेंज करने के लिए जो इक़दामात है वो इक़दामात का सिलसिला अगर लगातार जारी रहे तो ये माहौल ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकता। यानी आप कहना चाहते हैं कि सियासतदान अगर चाहें और उनकी पॉलिसियाँ, 15 महीने की बात है तो मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं यहाँ जो ऑडियंस हमारी है, मैं चूँकि वक्त कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं दे सकता यहाँ पे, लेकिन मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप हाथ उठा के उसका जवाब दें कि अभी सब लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ हमारे पैनलिस्ट हैं, मेहमान हैं जो गुफ्तगू में शरीक हुए थे, उन सब ने यह उम्मीद जाहिर की है कि ये जो नफ़रत है या ये जो दुश्मनी का माहौल है ये ख़त्म होगा। आज नहीं तो कल एक वक्त आएगा कि ये ख़त्म होगा। आप में से कितने लोग इस ख्याल को शेयर करते हैं? मेरा ख्याल ये है कि जो मेजॉरिटी है वो सब इसमें यकीन रखती है कि एक दिन वो आएगा कि ये जो हालात हैं इनमें बेहतरी पैदा होगी। एक सवाल और करता हूँ, ये हो सकता है कि लगे बड़ा सेल्फिश सा सवाल है, क्योंकि अगर दोनों इन तीनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में बेहतर होंगे तो सबको फ़ायदा होगा, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो एक आम फीलिंग है मुसलमानों में और इस प्रोग्राम में अक्सर ज़ाहिर होती है कि साहब हमारे साथ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है, हम तासुब का शिकार होते हैं, फसादात होते हैं वगैरह वगैरह, क्या आपको लगता है कि अगर ये तीनों मुल्क जो हैं इनकी आपस की दुश्मनी ख़त्म हो जाए तो जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसकी जो समाजी और सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी पैदा होगी? हाथ उठाकर इसका भी। बहरहाल
चूँकि ये एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा मौका है, मैं गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, इससे आगे नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि ये गुफ्तगू जो है एक बहुत ही पुरुम्मीद बात पर ख़त्म हो रही है। सब लोगों को उम्मीद है कि इस ख़ित्ते के जो तीनों मुल्क हैं वो कभी एक दूसरे के करीब आएंगे, मुस्तक़बिल करीब में बल्कि एक दूसरे के करीब आएंगे, आपस की जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म होंगी, एक दूसरे के साथ तिजारत बढ़ेगी, दोस्ती की फ़ज़ा, दोस्ती का माहौल पैदा होगा, और इनको उम्मीद है कि उससे इस मुल्क के अंदर भी जो आम लोग हैं और बिलखुसूस मुसलमान हैं उनको फ़ायदा होगा। तो हमारे मसाइल में आज इतना ही। आइंदा हफ्ते एक नए मौजू और कुछ नए मेहमानों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।